नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज़। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। हर दिन इतिहास के पन्नों पे कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जो कि एक अमिट छाप छोड़ देती है, एक ऐसी छाप जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। और उसी पर आधारित है हमारा ये पूरा कार्यक्रम, जिसका नाम है एक किस्सा दिन का हिस्सा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले किस्से की तरफ। हमारा पहला किस्सा जुड़ा हुआ है शायरों की दुनिया में मशहूर मिर्ज़ा गालिब से। मिर्ज़ा गालिब को आज के दिन क्यों याद किया जाता है, चलिए इस पर एक नजर डालते हैं। आइए जानते हैं आज क्या है खास। खंगालते हैं इतिहास के पन्ने, रंगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं है कायल। जब आंख से ही न टपका तो फिर क्या लहू है। शेर और शायरी की दुनिया में मशहूर शायरों में से एक है मिर्ज़ा गालिब। मिर्ज़ा गालिब आज भी अपनी शायरियों की वजह से युवाओं की पसंद है। मिर्ज़ा गालिब आज भी युवाओं के दिलों पर राज करते हैं, जिसका पुख्ता प्रमाण गालिब की हवेली है। पुरानी दिल्ली में बसी इस हवेली में सुबह से शाम तक युवाओं और युगलों की एक अनोखी सी भीड़ उमड़ी रहती है। ये भीड़ दिखाती है कि मिर्ज़ा गालिब का वजूद आज भी अमर है, आज भी बना हुआ है। लोगों के बीच मिर्ज़ा गालिब का अस्तित्व आज भी बरकरार है। अब आप सभी ये सब सोच रहे होंगे, तमाम तरीके से सवाल आपके जहन में उमड़ रहे होंगे कि आखिर आज मिर्ज़ा गालिब को याद क्यों किया जा रहा है। आपको बताते हैं कि दरअसल आज मिर्ज़ा गालिब का जन्मदिन है। आज ही के दिन साल 1797 को आगरा में मिर्ज़ा गालिब का जन्म हुआ था। मिर्ज़ा गालिब का असली नाम असदुल्लाह बेग खान मिर्ज़ा था। आज गालिब न केवल भारतीय उपमहाद्वीप में बल्कि दुनिया भर में हिंदुस्तानी समुदाय के लोगों में काफी लोकप्रिय हैं। गालिब को उर्दू, अरबी और फारसी भाषाओं का ज्ञाता कहा जाता है और उर्दू, फारसी जैसी भाषाओं में उनकी तमाम शायरियां और गजल भी उन्होंने लिखी है। उन्हें मीर तकी और मीर भी कहा जाता रहा है। गालिब के इतिहास पर अगर गौर फरमाया जाए तो मात्र 13 साल की उम्र में गालिब का निकाह नवाब इलाही बख्श की बेटी उमराव बेगम से हुआ था। शादी के बाद वो दिल्ली चले गए और वहीं बस गए। गालिब की शादी दिल्ली के एक अमीर खानदान की लड़की से हुई थी, लेकिन फिर भी महान शायर की जिंदगी गरीबी में बीती। उन्हें बेहद ही मुश्किल भरे दौर का अपनी जिंदगी में सामना करना पड़ा। गालिब के 7 बच्चे हुए, लेकिन कोई भी 2 साल से ज्यादा जी न पाया। अपने पत्र में उन्होंने अपनी शादी को जीवन रूपी पहली जेल के बाद दूसरी जेल के रूप में वर्णित किया। गालिब की शायरियों में जातिवाद, प्रेम और मुगल साम्राज्य के इतिहास का अनोखा वर्णन देखने को मिलता है। 1887 का वो दौर जब भारत में स्वतंत्रता संग्राम की एक बड़ी लड़ाई छिड़ी थी, उसकी झलकियां गालिब की शायरियों में और कई लेखकों में मिलती है। इन सभी घटनाओं को गालिब ने अपने लेखन के जरिए बताया है। मिर्ज़ा गालिब, जो आज भी कई युवाओं के दिलों पर राज करती है, इसका पुख्ता प्रमाण है गालिब की हवेली, जहां पर हजारों की संख्या में सुबह से लेकर शाम तक एक अलौकिक सी भीड़ देखने को मिलती है। एक अजीब से शायरों की भीड़, एक शायरों की महफिल जिन्हें शायरी से बेहद ही प्यार है। आज मिर्ज़ा गालिब का जन्मदिन है। आज ही के दिन साल 1797 को उनका जन्म हुआ था। मुगल इतिहास पे अगर गौर फरमाया जाए, इसके साथ साथ ब्रिटिश साम्राज्य के बारे में मिर्ज़ा गालिब की शायरियों में और तमाम लेखों में मिलता है। वो उर्दू, फारसी तमाम जैसी भाषाओं में लेख और शायरियाँ लिखते थे। बढ़ते हैं अब हमारे अगले किस्से की तरफ। हमारा अगला किस्सा साल 1911 की उस घटना से जुड़ा हुआ है, एक ऐसी ऐतिहासिक घटना जिसने राष्ट्रीय गीत से जुड़ी हुई है। क्या है वो, चलिए इस पर एक नज़र डालते हैं। साल 1911 का वो दौर जब आज ही के दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता, जिसे आज वर्तमान में कोलकाता के नाम से जाना जाता है, यहाँ अधिवेशन के दौरान पहली बार राष्ट्रगान जनगण मन गाया गया था। इसे रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। इसे गाने वाली रविंद्रनाथ टैगोर की भांजी सरला थी। उनके साथ इस गीत को स्कूल के बहुत से बच्चों ने गाया।
खुद रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे साल 1919 में आंध्र प्रदेश के बेसेंट थियोसॉफिकल कॉलेज में ये गीत गाया, जिसे बाद में कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन ने इसे मॉर्निंग प्रेयर बना लिया। उस कॉलेज की वाइस प्रिंसिपल मार्गरेट कजिन्स के कहने पर टैगोर ने गीत का अंग्रेजी में अनुवाद किया। टैगोर ने अंग्रेजी वर्जन को द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया टाइटल का नाम दिया। उन्होंने गीत का म्यूजिकल नोटिफिकेशन भी तैयार किया। ये नोटेशन गीत को उसके मूल स्टाइल में गाने के लिए इस्तेमाल होता था। आज़ादी से पहले राष्ट्रीय गीत यानी कि राष्ट्रीय गान जनगण मन को पहली बार आज ही के दिन गाया गया। ये बेहद ही ऐतिहासिक लम्हा था। सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर की भांजी ने इसे गाया। बढ़ते हैं अब हमारे अगले किस्से की तरफ। हमारा अगला किस्सा एक ऐतिहासिक घटना से जुड़ा है। क्या है वो, उस पर नजर डालते हैं। आज का दिन बेहद ही खास है। 27 दिसंबर साल 1945 का वो दौर जब विश्व बैंक की स्थापना हुई थी। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जनधन की काफी हानि हुई थी। साम्यवादी देशों की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई थी। ऐसे में आर्थिक विकास और वैश्विक शांति के मकसद से आज के दिन साल 1945 को विश्व बैंक की स्थापना की गई। इसकी स्थापना का मकसद विकास कार्यों में निवेश करना और जरूरतमंद देशों को मुसीबत के समय ऋण मुहैया करवाना था। अगर बात की जाए भारत की, तो यहाँ विश्व बैंक की ओर से देश के विभिन्न विकास परियोजनाओं में काफी निवेश किया गया। इन परियोजनाओं में परिवहन, संचार, सिंचाई, शिक्षा, जलापूर्ति, विद्युत शक्ति, जनसंख्या नियंत्रण, गरीबी उन्मूलन, बुनियादी ढांचा, ग्रामीण विकास, सड़क निर्माण जैसी दीर्घकालीन तमाम योजनाएं शामिल है। विश्व बैंक ने भारत सरकार के लिए 4.3 अरब डॉलर, जिसे लगभग 2200 करोड़ के आसपास आंका गया है, कि 4 ऋण 24 सितंबर साल 2019 को स्वीकार किए गए थे। वहीं जुलाई 2009 में और 10 में विश्व बैंक ने भारत के लिए 9.3 अरब डॉलर के ऋण को स्वीकार किया। अगर विश्व बैंक के इतिहास पर गौर फरमाया जाए तो संयुक्त राष्ट्र के साल 1944 में हुए ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान इसकी स्थापना हुई थी। उस वक्त इस सम्मेलन में 44 देश शामिल हुए थे। साल आज का दिन बेहद ही खास दौर जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। उस वक्त साम्यवादी देशों की हालत आर्थिक रूप से बेहद ही पिछड़ी हुई थी, आर्थिक रूप से और साथ ही साथ सामाजिक रूप से भी। इस समय जन धन हानि काफ़ी ज़्यादा हुई थी। उस वक्त साल 1945 के दिन आज ही के दिन इसकी स्थापना की गई। विश्व बैंक की स्थापना का मकसद आर्थिक रूप से सशक्त करना और साथ ही साथ विश्व में शांति कायम करना था। भारत में इसकी स्थापना के बाद से तमाम तरीके की परियोजनाओं में विश्व बैंक की ओर से अनेक तरह की परियोजनाओं में भारत को कई बार कई मौक़ों पर ऋण दिए गए हैं। बढ़ते वक्त हो चला है अब आपसे विदा लेने का। हम फिर मिलेंगे किसी नए किस्से के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए एक किस्सा दिन का हिस्सा। शुक्रिया।